दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 156(3) के बारे में विस्तार से जानेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) का उपयोग कैसे होता है। भारतीय दंड संहिता 1860 में अपराध की परिभाषा दी गई और इन अपराधों के संबंध में दिए जाने वाले दंड का भी प्रावधान किया गया है, लेकिन इन अपराधों के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में प्रक्रिया का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में बताया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 156(3) को समझने से पहले धारा 154 को समझना आवश्यक है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 कहती क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत जहां कहीं संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को बोलकर दी जाती है, तो थाने के भारसाधक या उसके द्वारा निर्देशित थाने के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा लिखी जाएगी, और ऐसे संज्ञेय अपराध की सूचना देने वाले व्यक्ति को वह लिखित सूचना पढ़कर सुनाई जाएगी। व ऐसी हर एक सूचना में सूचना देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे। यदि यही संज्ञेय अपराध की सूचना लिखित रूप में दी जाती है, तो ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा इस लिखित सूचना पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना थाने के भारसाधक को मौखिक या लिखित दी जाती है तो ऐसी प्रत्येक सूचना में ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे व ऐसी सूचना का सार ऐसी पुस्तक में लिखा जाएगा, जो थाने के भारसाधक द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार द्वारा घटना की सूचना का लिखने के लिए निर्धारित किया जाए। यदि महिलाओं के साथ घटने वाले अपराध की सूचना किसी स्त्री के द्वारा दी जाती है, तो ऐसे हर एक घटना की सूचना मिलने पर थाने की महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिखी जाएगी। 156(3) को लेकर आपके मन में उठने वाले सवाल और उनके जवाब। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 156(3) क्या है? इसका उपयोग कब होता है? न्यायालय के समक्ष 156(3) के तहत एप्लीकेशन लिखते समय ध्यान देने वाले बिंदु कौन से हैं? इन्हीं सवालों के जवाब विस्तार से जानें। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 156(3) क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 156(3) के अंतर्गत अधिनियम की धारा 190 के अधीन सशक्त प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी अपराध के संबंध में परिवाद मिलने पर उस अपराध का संज्ञान ले सकता है और अपराध के संबंध में समुचित जांच को सुनिश्चित करने का आदेश दे सकता है। इस आदेश में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किए जाने का निर्देश शामिल है। 156(3) को और ही सरलता से समझा जाए तो धारा 154 के तहत जब किसी अपराध के घटने की सूचना थाने के भारसाधक को मौखिक या लिखित रूप से दी जाती है और थाने के भारसाधक द्वारा दर्ज किए जाने से इनकार किए जाने पर व्यथित व्यक्ति अधिनियम की धारा 154 उपधारा 3 के तहत अपराध की सूचना का सार लिखित रूप से पुलिस अधीक्षक को जरिए रजिस्टर्ड डाक भेजता है और पुलिस अधीक्षक द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो अपराध की सूचना देने वाला व्यक्ति अधिनियम की धारा 156(3) के तहत प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष लिखित रूप परिवाद कर प्रार्थना करता है उक्त अपराध के संबंध में समुचित जांच कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने की आदेश पारित किए जाने की कृपा की जाए। धारा 190 के अधीन सशक्त प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट अपराध के संबंध में प्राप्त परिवाद के आधार पर उस अपराध का संज्ञान लेकर विवेचना यानी जांच के आदेश दे सकते हैं और इस जांच के निर्देश में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किए जाने का निर्देश शामिल है। 156(3) के तहत न्यायालय के समक्ष एप्लीकेशन लिखते समय ध्यान देने वाले बिंदु कौन से हैं? जब किसी अपराध के संबंध में धारा 154 के अधीन दर्ज की जाने वाली प्राथमिक पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज करने से इनकार कर दिया जाता है, तो पीड़िता या उसके परिवार के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार की न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग या मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग की न्यायालय में प्राथमिकी दर्ज किए जाने का आदेश पारित किए जाने के लिए लिखित प्रार्थना की जाती है। इस लिखित प्रार्थना पत्र में लिखे जाने वाले बिंदु कुछ इस प्रकार से है। न्यायालय का नाम, प्रार्थी का नाम, प्रतिपक्षी का नाम, घटना का स्पष्ट विवरण, घटना का प्रकार, घटना में शामिल व्यक्ति का नाम, घटना घटित होने का स्थान, घटना घटित होने का दिन, समय, घटना घटित होते समय मौजूद गवाहों का जिक्र, प्रार्थी द्वारा घटना की सूचना संबंधित थाने को दी गई पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, प्रार्थी द्वारा घटना की सूचना जरिए रजिस्टर्ड डाक भेजी गई, वहां से भी कोई कार्यवाही न हुई, प्रार्थी अब न्याय प्राप्ति के लिए न्यायालय की शरण में आया है। 156(3) प्रार्थना पत्र के साथ लगने वाले दस्तावेज। थाने में घटना की लिखित सूचना देने वाला प्रार्थना पत्र की कॉपी, पुलिस अधीक्षक को घटना की लिखित सूचना जरिए रजिस्टर्ड डाक भेजी गई उसकी एक कॉपी, रजिस्टर्ड डाक की रसीद की कॉपी, घटना से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 156(3) के तहत न्यायालय के समक्ष दी जाने वाली प्रार्थना पत्र कैसे लिखे? उद्धरण चिन्ह। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 156(3) के तहत धारा 190 के अधीन सशक्त प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को किसी अपराध के संबंध में परिवाद प्राप्त होता है, तो उस अपराध का संज्ञान लेते हुए अपराध की समुचित विवेचना कर सुनिश्चित करने का निर्देश पुलिस अधिकारी को देता है। इस निर्देश में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किए जाने का निर्देश शामिल होता है।
156(3) का मुख्य उद्देश्य यह है कि जब घटना की सूचना पुलिस अधिकारी को दिए जाने पर उक्त घटना के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत न किए जाने पर प्रार्थी द्वारा 156(3) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लिखित परिवाद कर अपराध के संबंध में कार्यवाही किए जाने की प्रार्थना की जाती है। 156(3) के तहत लिखी जाने वाली प्रार्थना पत्र कैसे लिखे जाने एक प्रारूप से। न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कोर्ट न शून्य जनपद की जगह आप अपने जनपद का नाम लिखें, अपना नाम उम्र लिखें, पिता का नाम लिखें एवं अपना पता लिखें। बनाम विपक्षी का नाम उम्र पिता का नाम एवं उसका पता लिखें। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) CRPC। श्रीमान जी विनम्र निवेदन है कि 1 यह कि प्रार्थी उपरोक्त पते का निवासी है एवं वाद उपरोक्त में वादी है, इस प्रकार हालात मुकदमा से बाखूबी वाकिफ है। 2 यह कि 3 यह कि उपरोक्त यह कि के आगे अपनी घटना लिखें। 4 यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थी के पास धारा 156(3) CRPC के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दाखिल करने के अलावा अन्य कोई उपाय शेष नहीं है। 5 यह कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) की सुनवाई का अधिकार श्रीमान जी को प्राप्त है। 6 यह कि प्रार्थिनी की लिखित तहरीर दिनांक के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश किया जाना उचित होगा। प्रार्थना अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी की लिखित तहरीर दिनांक के आधार पर मुकदमा दर्ज करके विवेचना करने का आदेश करने की कृपा करें। आपकी महान दया होगी। दिनांक प्रार्थिनी प्रार्थी नोट प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज शपथ पत्र थाने में दी जाने वाले आवेदन की प्रति पुलिस अधीक्षक को जारी डाक दी जाने वाली आवेदन की प्रति रजिस्ट्री डाक रसीद मेडिकल रिपोर्ट की प्रति। उपरोक्त प्रार्थना पत्र एक उदाहरण है कि प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाएगा। घटना सब अलग अलग होती है, आपको घटना के अनुसार लिखना है।